हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई सरल, जो कि इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो बच्चों, हम डिस्कस करने वाले हैं आज सैंपल पेपर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को। तो सैंपल पेपर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको, हर साल आपका सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर रिलीज करता है और सैंपल पेपर में वो ये बताता है कि आपका जो मेन पेपर होने वाला है वो इसी के अकॉर्डिंग होने वाला है। यानी कि जिस चैप्टर का जितने वेटेज के क्वेश्चंस इस सैंपल पेपर में हमने डाले हैं, हम उतना ही वेटेज उस चैप्टर को मेन जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी देंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस बदल सकते हैं लेकिन टाइप सेम रहेगा, सेक्शन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहेगा और वेटेज फ्रॉम पर्टिकुलर चैप्टर भी सेम रहेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से सैंपल पेपर आता है। तो सैंपल पेपर में जैसा कि आप सब लोगों को पता भी होगा और नहीं है तो मैं बता दूं आपको, 39 क्वेश्चंस होंगे और 5 सेक्शन होंगे आपके। और 39 सेक्शंस में से जो पहला सेक्शन 39 क्वेश्चंस में से जो 5 सेक्शन है उनमें से जो पहला सेक्शन है उसके अंदर 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनका 1 मार्क होगा एक क्वेश्चन का, यानी 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो सब्जेक्टिव होने वाले हैं। सेक्शन बी में हम चलेंगे तो 6 क्वेश्चंस होंगे जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, यानी 1 लाइनर या फिर आप मोर देन 1 लाइन में कर सकते हो, 2 लाइनर क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होने वाला है। उसके बाद सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें 2 to 3 लाइंस में आपको आंसर करना होता है और ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। उसी प्रकार सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं, फुल डिस्क्रिप्शन में अपने आप आंसर को एक्सप्रेस करना है और ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और फिर ई सेक्शन होगा फाइनली, जिसमें 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे और जिसके अंदर ईच केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है ना, तो ये बातें यहां पर आपके सैंपल पेपर के बारे में मैंने आपको बताई और इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर होगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए के बारे में मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे। तो आपको एग्जाम हॉल में जब आपको कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा, तो वहां पर सिर्फ आंसर मार्क करके आना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर नंबर ए बी सी डी, जो भी आपका रिस्पेक्टिव आंसर है उस टाइप से। लेकिन यहां पर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में है कि द चेंज इन कलर ऑफ द मोस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। तो यहां पर आपको दिया गया है कि यहां पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। उस सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर यहां पर ड्रॉपर से कंसंट्रेटेड H2SO4 को डाला जा रहा है, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 और सोडियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो यहां पर होगी और उस रिएक्शन के फलस्वरूप, उस रिएक्शन के रिजल्ट में यहां पर एक गैस इवॉल्व होगी और उस गैस को फिर हम ये जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है उस पर ऑब्टेन करेंगे और देखेंगे कि मॉइस्ट लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर बोला है कि चेंज इन कलर ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर, जो कि यानी कि हुआ है, यानी कलर चेंज हुआ है लिटमस पेपर का। अब क्वेश्चन ये है कि किसकी वजह से वो हुआ है ऐसा। तो हम देखते हैं, पहले इस रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन में हमें पता चलता है कि ये जो है ये बनाती हैं आपकी सोडियम बाई सल्फेट प्लस HCl। ठीक है ना, सोडियम बाई सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यहां पर कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी यहां पर NaCl भी एक्वस सॉल्यूशन है। यानी 2 एक्वस सॉल्यूशन मिलकर एक तो एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं और एक गैस बना रहे हैं जिसको बोलेंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली गैस। ठीक है ना, तो ये गैस जब निकलती है, तो ये गैस यहां पर मोस्ट लिटमस पेपर पर जाएगी और जाकर, क्योंकि इस गैस के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों हैं और जब ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, यानी जब ये वाटर के, मॉइस्ट का मतलब क्या होता है, वाटर कंपोनेंट होता है, जब ये वाटर के संपर्क में आएगी तो ये एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेगी और एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देगी और जैसे इसने H+ आयन दिया, यहां पर क्या होगा, लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे इसने H+ आयन दिया, यहां पर क्या होगा, ये भले ही ड्राई HCl गैस हो लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मॉइस्ट लिटमस पेपर है और लिटमस पेपर
जो होगा वो इसके अंदर कलर चेंज शो करेगा। किसकी वजह से? इस गैस की वजह से। तो हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं एक बार। प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से ऐसा हो रहा है क्या? प्रेजेंस ऑफ बेस की वजह से हो रहा है क्या? प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन ऐसा हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट्स एज एन इंडिकेटर, ये ऐसा हो रहा है क्या? चेंज इन कलर। अब यहां पर ऑप्शन है एक तो पहला और दूसरा, क्या एसिड और बेस सेम टाइम पर प्रेजेंट है तो ऐसा हो रहा है? नहीं। बी में है ओनली सेकंड, क्या सेकंड ऐसा है? क्या प्रेजेंस ऑफ बेस है? बेस तो है ही नहीं। सी पर आ जाओ, ओनली थर्ड, ओनली थर्ड यानी प्रेजेंस ऑफ H+ आयन है क्या? बिल्कुल ये तो है। डी को देख लेते हैं, ओनली फोर्थ, क्या लिटमस पेपर की वजह से हो रहा है? नहीं, फोर्थ वाला भी नहीं होगा। तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है थर्ड वन। अब आप बोल रहे होंगे कि सर फर्स्ट वन क्यों नहीं है? अरे हमारे ऑप्शन में ही नहीं है फर्स्ट वन, यानी प्रेजेंस ऑफ एसिड तो है, एसिड तो है ये, लेकिन किंतु परंतु हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है थर्ड वन। और आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आंसर्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन द रेडॉक्स रिएक्शन आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। तो आप सब लोग भली बातें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सी एडिशन समझो इसको, ऑक्सीडेशन या ऑक्सी एडिशन, एडिशन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन, और क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। उसके बाद अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन होता है जहां पर रिड्यूस हुई हो, क्या? ऑक्सीजन कम हुई हो, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट उल्टा ऑक्सीजन, और क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब यहां पर हम देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करेंगे। आप यहां पर भली बात ही देखो, ये रिएक्टेंट का ही होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हमेशा ध्यान रखिएगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होता है? रिएक्टेंट्स का ही। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन होता है? रिएक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी कौन होता है? रिएक्टेंट। यानी प्रोडक्ट साइड में कुछ भी नहीं होता। तो यहां पर MnO2 की बात करूं तो MnO2 चेंज हुआ है MnCl2 में। तो यहां पर आप देखो, ये मैग्नीज के साथ यहां पर ऑक्सीजन था, अब यहां पर मैग्नीज के साथ क्लोराइड है, क्लोरीन है, तो यहां से ऑक्सीजन माइनस हो गया, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। यानी कि MnO2 का तो क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। क्या हुआ है? MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। तो कौन कौन से में है भाई ये रिड्यूस टू MnCl2? ये A और B में है, ठीक है ना। सी और डी में ऑक्सीडाइज है, तो इन दोनों को कट कर दो ऑप्शंस को, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं अपन। यहां पर है HCl। HCl के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑक्सीजन का कोई लेन देन नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन का कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं HCl को Cl2 से जोड़ता हूं तो यहां पर क्या हुआ है? हाइड्रोजन रिमूव हुई है, यहां पर Cl रह गया, हाइड्रोजन तो गायब होगी ना। तो हाइड्रोजन जब रिमूव होती है, जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि HCl का Cl2 में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। क्या हुआ है? HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, समझ में आई बात? ऑक्सीडाइज टू Cl2। तो ये वाला जो यहां पर है बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात? अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर वही मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट अपन ने किया ही था। तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसको आप क्या करते हैं? एक बर्नर के ऊपर ले जाते हैं, तो बर्नर के ऊपर उसको एक कंप्लीट एनवायरनमेंट मिलता है जिससे वो खुद ऑटोमेटिकली बर्न होने लग जाता है। यानी कि वो क्या करता है? एक पाउडर प्रोड्यूस करता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जो पाउडर होता है दैट पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और किस कलर का होता है? वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑब्जर्वेशन। क्या ये ब्राउन पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का? बिल्कुल नहीं, ब्राउन तो होता ही नहीं है। क्या ये कलरलेस गैस निकलती है? बिल्कुल नहीं निकलती। यहां पर मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट ब्रिलियंट विद व्हाइट लाइट, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न होता है, दैट इज वेरी ट्रू, ठीक है ना। रेडिश ब्राउन गैस यहां पर निकलती ही नहीं है। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि विद द रेफरेंस टू 4 गैसेस CO2, CO, Cl2 और O2 विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट, यानी कि इस टेबल में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एसिडिक ऑक्साइड की, तो एसिडिक ऑक्साइड मैंने आपको बताया कि जो कार्बन के या फिर जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो यहां पर एसिडिक होते हैं, तो यहां पर ये में कंप्लीट ऑक्साइड तो यही होगा, स्टेबल ऑक्साइड CO2 CO2। तो यहां पर मैं A और D को काट देता हूं क्योंकि ये CO CO है, CO2 CO2 कंप्लीट ऑक्साइड है। उसके बाद मैं बात करूं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर को ट्रीटमेंट करने में, एंटीबैक्टीरियल करने में क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का नहीं किया जाता। तो आपके पास यहां पर है B और C में से ऑक्सीजन का नहीं किया जाता, C गायब हो गया, B हो गया। अब बाकी चीजें आपने तो 2 ही से आंसर कर लिया, लेकिन अपन तीसरे और चौथे को भी कंफर्म कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, रेस्पिरेशन में कौन सी गैस निकलती है, रेस्पिरेशन में अगेन CO2 गैस निकलती है, पता है ना आपको। ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, रेस्पिरेशन के पश्चात क्या प्रोडक्ट निकलता है, एनर्जी और वाटर और CO2, तो CO2 उसका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन जब प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होगा और कार्बन बर्न हो रहा होगा तो फिर वहां पर इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन में यानी ऑक्सीजन की कमी है, तो भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि हमारा आंसर कौन सा सही है, यहां पर बी सही है। अब ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं या तो मैच द फॉलोइंग या टेबल में करेक्ट आइडेंटिफाई करने वाला, इसमें अगर 4 में से आपको 2 चीजें भी पता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होने का फुल चांसेस है, ठीक है ना। तो ये इन क्वेश्चंस को ज्यादातर लोग समझते हैं कि डिफिकल्ट है, बट ये इजी वन होते हैं। आपको 4 में से एक ऑप्शन चूज करने से अच्छा होता है कि इसमें आपके पास 4 चॉइसेस होते हैं, अगर उनमें से 2 भी पता है ना तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बोल रहा है कि ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो भैया यहां पर अगर मैं बात करूं, कॉपर का क्या है, कॉपर का कॉइन है, ये कॉपर का कॉइन है और एक इसमें मिलाया जा रहा है फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में, फेरस सल्फेट का ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और ये सॉलिड कॉपर होगा। तो क्या ये सॉलिड कॉपर इसके साथ रिएक्ट करेगा, देखो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज का ज्ञान होना अति जरूरी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है हमारी, काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, पकाता है, और फिर आता है कौन है आगे आओ। अब देखो यहां पर आप इसमें देखो रिएक्टिविटी सीरीज में काशीनाथ का पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड और हाइड्रोजन और फिर कॉपर और फिर Hg, ठीक है ना, फिर AgAu। तो आप समझ सकते हैं कि ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी। आप देखेंगे कि कॉपर जो होता है उसकी रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है, यानी कि आयरन से कम रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट है कॉपर। तो क्या कॉपर के अंदर इतनी ताकत है कि आयरन को उसके सॉल्ट से अलग कर सके, बिल्कुल नहीं। यानी कि यहां पर कोई रिएक्शन होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। जब यहां पर कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, जब यहां पर कोई रिएक्शन होगी ही नहीं तो क्या किसी प्रकार का कलर चेंज होगा या किसी प्रकार का आपको चेंज ऑब्जर्व होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां पर चेक करते हैं, टर्न्स ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन पर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट ही नहीं होगा क्योंकि कॉपर के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। टर्न्स कलरलेस एंड ग्रे सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन कॉपर कॉइन। टर्न्स कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन, बिल्कुल नहीं। रिमीन्स ग्रीन, यानी कि ये जो ग्रीन था वैसा का वैसा ही रहेगा विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन के अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला बिकॉज यहां पर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता एडेड ड्रॉप्स ईच ऑफ द डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो एक तो होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और एक है
हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जिसको बोलते हैं। अब पीएच पेपर इन दोनों को कंपेयर किया गया है, पीएच पेपर पर इनको कंपेयर किया गया है। अब आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है, कौन सा एसिड है, वीक एसिड है, और ये कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका पीएच क्या होता है, आप जानते हैं कि पीएच जो है स्केल वो 14 तक होता है 0 से, तो यहां से इधर एसिडिक, ठीक है ना, और इधर बेसिक। तो जितना आप 0 के क्लोज जाते जाओगे उधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और जितना आप 14 के क्लोज जाते जाओगे उधर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसका मतलब इसका पीएच जो होगा किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, उसका पीएच 0 के क्लोज होगा, जबकि एसिटिक एसिड का पीएच जो होगा वो 7 के क्लोज होगा क्योंकि वीक है। तो पीएच ऑफ एसिटिक एसिड की अगर मैं बात करूं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो किसका ज्यादा पीएच होगा, एसिटिक एसिड का पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। तो पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज द करेक्ट वन, ठीक है। पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस, एसिटिक एसिड डिसोसिएट, फर्जी बात है, ये फर्जी बात है, ठीक है ना। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फॉर्मूला ऑफ द 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है ना। तो अब यहां पर पहले ऑप्शन पे आओ, ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ए और बी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या, ठीक है ना। अब यहां पर सवाल ये होता है कि आप सब लोग ए और बी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए क्या देखते हैं, डबल बॉन्ड, अरे वो तो इसमें भी है, वो तो इसमें भी है। अरे बात मेरी ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होने के लिए उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। यहां पर तो ऑक्सीजन भी है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है, नहीं, यानी बी और डी तो आपका हाइड्रोकार्बन है ही नहीं क्योंकि यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो ये तो हाइड्रोकार्बन में से अलग हो गए। अब सी एंड डी की बात करो, सी एंड डी आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सी तो बिल्कुल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन डी तो हाइड्रोकार्बन ही नहीं है, तो उसको कैसे इसके साथ ले सकते हो, तो ये भी गलत बात हो गई, ठीक है ना। अब आओ आप सी पर, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट चेंजेस ए टू सी। क्या मैं ए को अगर मैं किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर होकर ऐड होकर यहां इस स्थिति में बदल जाएगा। यानी पहले 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पर, 2 इस पर है, तो यहां पर 3-3 हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे हो जाएगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा है ये, आपने पढ़ा है, इसको हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेट करने में काम आता है। ये रिएक्शन होती है जिसमें कैटालिस्ट यूज करते हैं हम, ठीक है ना। तो ये वाला जो है सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। डी को चेक कर लेते हैं, एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस बी टू डी, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, तो सी यहां पर सही आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लोगों को लगता है कि सर ये किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सिंपल पेपर में आ रखे हैं और हमको समझ ही नहीं आते। अरे बिल्कुल आएंगे। ये बोल रहे हैं कि इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर्स ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होगा, जहां पर आपकी सेल्स होंगी, कौन सी सेल्स, जहां पर आपके जो सेल्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा। तो आप जानते हैं क्लोरोफिल कहां होता है, मीजोफाइल सेल्स में। कहां होता है, मीजोफाइल सेल्स में होता है, मीजोफाइल सेल्स में होता है। मीजोफाइल सेल्स में आप देखोगे ये वाली मीजोफाइल सेल्स होती है, ये होती है एलोंगेटेड और ये वैसी स्कब्ड टाइप होती है। तो यहां पर ये मीजोफाइल सेल है, यहां पर भी मीजोफाइल सेल्स हैं। अच्छा, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है, ठीक है ना। यहां पर क्या होते हैं, ये स्टोमाटा वगैरह होते हैं, तो स्टोमाटल पोर्स वगैरह होते हैं, तो यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जो मेन फोटोसिंथेसिस होता है वो तो इन मीजोफाइल सेल्स वाली एरिया में होता है, मिडिल वाले में, यानी कि सेकंड और थर्ड पार्ट में ही होगा, फर्स्ट और फोर्थ में नहीं होगा। तो सेकंड और थर्ड पार्ट में ही होगा। सेकंड थर्ड किसमें, बी ऑप्शन में है, सेकंड और थर्ड किसमें, बी ऑप्शन में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहां देखो, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल। अब आपने यहां पर पेपर को एनालाइज किया होगा कि यहां पर एक्टिविटी वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो हमारे लिए एक्टिविटीज अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। एक्टिविटीज को समझना है, पढ़ना है और सब कुछ उसके आधार पर अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शॉन बिलो, नेम द केमिकल इंडिकेटेड एक्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट से कौन सी गैस इवॉल्व होती है, CO2। आप सब लोग जानते हैं CO2 गैस जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट के रूप में होती है इवॉल्व। यहां पर कौन सा है,
जो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो आप जानते हो कि यहां पर इस डिश के अंदर हम रखते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है K2CO3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना, ये वाला। तो यहां पर कौन सा होगा कंपाउंड, इसमें X होगा, यहां पर B KOH। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का। यहां पर बोला जा रहा है कि इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद द प्योर डॉर्फ पी प्लांट, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। एक टॉल पी प्लांट है, ठीक है ना, इज क्रॉस्ड विद द प्योर डॉर्फ। देखो यहां पर प्योर नहीं लिखा है, यहां पर प्योर नहीं लिखा है, यहां पर प्योर लिखा है, यानी टॉल पी प्लांट क्या होगा, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है ना, और प्योर डॉर्फ क्या होगा, स्मॉल t, ठीक है। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा। देखो एक तो तरीका होता है पुनेट स्क्वायर वाला और एक होता है दूसरा, ठीक है ना। दूसरे में क्या करोगे, यहां पर आप एक बार इससे यानी इसके दोनों के साथ क्रॉस हो गया, इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल t, इसका इसके साथ क्रॉस होगा तो क्या आएगा, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। फिर इसका दोनों के साथ कराओ, इनके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो इसका क्या हुआ, यहां पर स्मॉल t, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ स्मॉल t, यानी कि आप देख रहे हो कि यहां पर 4 हमारे ऑब्जर्वेशंस आए, उनमें से 4 में से 2 तो हैं हमारे टॉल और 2 हैं हमारे डॉर्फ, यानी 50% टॉल और 50% डॉर्फ आ रहे हैं, तो 50% टॉल और 50% डॉर्फ आ रहे हैं। समझ में आई बात? ठीक है। इसको अगर आपको समझ नहीं आता, पुनेट स्क्वायर से करना चाहते हैं तो वैसे कर लो, कई सारे बच्चों को रहती है दिक्कत। यानी इसको सेग्रीगेट करो, पहले इन एलील्स को सेग्रीगेट करो, ये कैपिटल T और स्मॉल t कर लिया मैंने। दूसरे वाले को इधर लिखो, दूसरे वाले में क्या है, स्मॉल t और ये स्मॉल t। अब इनको आप इस पुनेट स्क्वायर में भर दो भाई, ये कैपिटल T स्मॉल t मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल T स्मॉल t, ये स्मॉल t मिलेगा तो स्मॉल t, ठीक है ना। फिर ये कैपिटल T स्मॉल t तो कैपिटल T, ये स्मॉल t, ठीक है ना। तो अगेन क्या आ रहा है, यहां पर 4 ऑब्जर्वेशंस में से 2 तो आ रहे हैं टॉल वाले, 2 आ रहे डॉर्फ वाले, यानी 50-50% होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बात है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द 3 फिगर्स given below which of the following depicts the tropic movement appropriately। आप जानते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट किस प्रकार के होते हैं। यहां पर जो ट्रॉपिक मूवमेंट ये शो कर रहे हैं, दैट ट्रॉपिक मूवमेंट इज जियोट्रॉपिज्म। कौन सा ट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि अर्थ की ग्रेविटी के रिस्पॉन्ड में, तो आप जानते हैं ग्रेविटी के रिस्पॉन्ड में क्या होता है, रूट्स तो जाती है डाउनवर्ड, ठीक है ना, और शूट जाती है अपवर्ड, यानी ये क्या हो जाता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, और ये होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी में जो जाती है, रूट्स जाती हैं, वो पॉजिटिव होता है, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी जो जाता है उसको बोलते हैं, शूट जो जाती हैं उनको बोलते हैं हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो यहां पर सी ओनली ऐसा है जो सही ये दिखा रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ओनली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। द डायग्राम शोन बिलो डिपिक्ट्स द पॉलिनेशन, चूज द ऑप्शन दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। तो मैक्सिमम वेरिएशंस कब आएगा, मैक्सिमम वेरिएशन कब आएगा, देखो जब आप क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, जब आप क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में मैक्सिमम वेरिएशन आता है, सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं आता है। तो यहां पर ये ABCD दे रखा है। ए क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, खुद जो यहां पर ये फ्लावर है उसी के फ्लावर के एंथर से उसी के स्टिग्मा पर जा रहा है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ए में तो होगा ही नहीं, सी में भी नहीं होगा, यानी बी और डी जहां पर होगा वो आपका सही आंसर होगा, बी और डी में, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, मैक्सिमम वेरिएशंस आते हैं, क्योंकि इसके जीन और इसके जीन दोनों के जीन मिलेंगे। यहां पर सिर्फ इसके जीन, इसके ही जीन, तो इसके तो सेम होंगे, इसके भी सेम होंगे। यहां पर जब 2 अलग अलग स्प्रिंग्स के 2 अलग अलग पेरेंट्स के जीन मिलेंगे तभी तो ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इज विद मैक्सिमम वेरिएशन, ठीक है ना। तो यहां पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम बात करें तो अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट फॉर एंड सेवरल मिनट्स causing the connecting copper wire to become hot as the temperature of wire increases, the electric resistance of the
वायर। देखो अब ये क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ये आप सब लोगों के साथ सीबीएसई की ज्यादती है। जब सीबीएसई आपको खुद बोलता है कि तुम्हारा सिलेबस एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी की बुक में या तो ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर करवाना चाहिए ना, ये नहीं है तो आप सैंपल पेपर में क्वेश्चन मत डालो, नहीं तो बच्चे भटक जाएंगे, वो इधर उधर की किताबें खरीदने लग जाएंगे, उनका ट्रस्ट अपने टीचर्स पे से हट जाएगा। लेकिन टीचर देखो अब उसमें क्या होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। या तो हमारे पास ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर, ताकि उनको हम पढ़ें और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो मैं वैसे समझा देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो जो कंडक्टर होते हैं, यहां पर हम बात करें कंडक्टर होते हैं, और जो कंडक्टर्स में भी जो मेटल होते हैं, जनरली मेटल ही होते हैं कंडक्टर्स, ठीक है ना। और एक होते हैं सेमी कंडक्टर, ध्यान रखना, सेमी कंडक्टर होते हैं जिनको बोलते हैं मेटलोइड्स बोलते हैं, जनरली मेटलोइड्स, ठीक है ना। तो यहां पर मैं बात करूं तो जो ये कॉपर वायर की बात चल रही, कॉपर वायर मेटल है, तो यहां पर इसमें क्या होता है, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन जब भी इनमें सेमीकंडक्टर्स में और मेटलॉइड्स में मैं बात करूं तो जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा। अब ये जो रिलेशन होता है इनका टेम्परेचर के साथ, वो रिलेशन आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, वैसे भले ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो यहां पर आप ये देखें क्या बोल रहा है वो, विद द इंक्रीज इन एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा वायर का तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर वायर है, मेटालिक वायर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि हम यहां पर ये जो कॉपर वायर है, ये इसके अंदर हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक बार डायरेक्शन इधर से जा सकती है करंट की डायरेक्शन, और ये वाले से बदल के हम ये वाली डायरेक्शन भी रख सकते हैं। मैं ये मैग्नेट है मेरी, इस मैग्नेट को बदल सकता हूं, ये एस एन जो इधर है इसको मैं एन एस कर सकता हूं, ये एन को यहां ले जाऊंगा, एस को यहां ले जाऊंगा, यूं बदल दूंगा। तो अगर मैं एक बार इसकी करंट की डायरेक्शन बदलता हूं तो ये क्या होगा, आपको पता है कौन सा रूल यूज करते हैं अपन भाई। सबसे पहले तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर उसके बाद हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें हम फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, जिसमें हम क्या निकालते हैं, फोर्स की डायरेक्शन जस्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गया, ये नॉर्थ से साउथ, ठीक है ना। करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये किधर जाएगा, वायर के ऊपर फोर्स लगेगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है ना। जब क्या होगा, जब करंट किस डायरेक्शन में हो, जब करंट इस डायरेक्शन में हो, यानी ये वाली डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब मान लो मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, जब मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो ये फोर्स किधर लग रहा है, साउथ में लग रहा है, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया करंट की डायरेक्शन। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले लेता हूं, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, यानी नीचे की तरफ, ठीक है ना। फिर जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैसे ही रखी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वैसे ही रखी, लेकिन मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, यूं कर दी, तो भी फोर्स कहां लग रहा है भाई, इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। ये ऐसे थी करंट की डायरेक्शन, अब ये ऐसे हो जाएगी, आप सब लोग यूं देख पाएंगे, यूं हो जाएगी, है ना। करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अगेन, यहां पर एन कर दिया मैंने और यहां पर एस कर दिया, बदल दिया, तो ये N2S हो गई, ठीक है ना। तो अब यहां पर कहां लगेगी फोर्स, ये ऊपर की, यानी कि फोर्स किसी भी केस में सिर्फ दो ही डायरेक्शन में लगेगा, या तो नॉर्थ या साउथ, ठीक है ना। तो यहां पर यही पूछा कि द करंट इन द कॉपर वायर कैन बी रिवर्स्ड, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शन शोन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो वो ओनली दो डायरेक्शन में होगा, दैट इज नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना। कैसे होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ये कॉपर का कोई वायर है, ये एक मेटालिक वायर है, इस मेटालिक वायर की लेंथ है L और डायमीटर है D, और इसके ऊपर एक इंसुलेशन भी लगा रखा है, ठीक है ना, एक इंसुलेशन और मेटल कोर भी लगा रखी, ठीक है ना। लेकिन अब हम जानते हैं कि यार रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की, ठीक है ना। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया डिपेंड करता है डायमीटर के स्क्वायर पे, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डायमीटर स्क्वायर,
ठीक है ना, सेम चीज फॉलो करती है। तो अगर मैं यहां पर वो बोल रहा है कि ये जो प्रोड्यूस्ड रेजिस्टेंस है, अगर मुझे रेजिस्टेंस में डिक्रीज करना है, पूरा सुनो, डिक्रीज करना है तो मुझे क्या इंक्रीज करना चाहिए, ये पूछ रहा है। अगर मुझे रेजिस्टेंस में डिक्रीज करना है तो मुझे क्या इंक्रीज करना चाहिए। अगर मुझे डिक्रीज करना है रेजिस्टेंस में तो मुझे लेंथ को तो डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज तो नहीं करना चाहिए। अगर मुझे लेंथ में रेजिस्टेंस में डिक्रीज करना है तो मुझे डायमीटर में और एरिया में इंक्रीज करना चाहिए, यानी डायमीटर ऑफ द वायर में मुझे इंक्रीज करना चाहिए, तब जाकर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर। तो एक अराउंड लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। और राइट हैंड थंब रूल से हम इस कोसेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन देते हैं। तो डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर आपको असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ता हूं। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज टू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बिल्कुल सही बात है, सिल्वर ब्रोमाइड की डिकम्पोजिशन ही तो यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। लेकिन रीजन पढ़ते हैं, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अरे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो उसे एक्सोथर्मिक कैसे बोलोगे। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है लाइट बाहर निकलना, हीट बाहर निकलना। तुम तो लाइट को अंदर ले रहे हो तो वो तो एंडोथर्मिक हुआ ना। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, यानी कि रीजन रॉन्ग है, यानी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन है हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स इन द जेनेटिकली कंट्रोल्ड। तो वो जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंजाइम और प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से ही तो हाइट कंट्रोल होती है किसी भी प्लांट की और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ये तो भाई सही बात है, लेकिन रीजन पे आते हैं। सेल्यूलर डीएनए, जो सेल्यूलर डीएनए होता है इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल्स। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, यानी कि ए भी सही है और रीजन भी सही है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन मेकिंग की, एंजाइम मेकिंग की, वो कहां होती है, सेल्यूलर डीएनए में होती है। ये भी सही है, यानी कि ये असर्शन ट्रू है और ये रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फीबियन कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बिल्कुल सही बात है, एम्फीबियंस की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो एक्वाटिक एनिमल से स्लाइटली ज्यादा होती है और टेरेस्टेरियल एनिमल से कम होती है। तो यहां पर जो होती है ऑक्सीजन की मिक्सिंग, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग में भी चल जाता है। और क्यों होती है वो मिक्सिंग, क्योंकि इसके पास 3 चैम्बर होते हैं। मिक्सिंग तो होती है, इसके पास 3 चैम्बर होते हैं, जबकि ये क्या बोल रहे हैं रीजन, 2 चैम्बर्ड हर्ट। बिल्कुल गलत बात है। एम्फीबियंस के पास कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। तो यहां पर सी सही आंसर क्या हो जाएगा, सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है असर्शन की ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर सॉलिनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन द जियोग्राफिकल एनएस डायरेक्शन। यानी कि जो ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ पोल हैं उस पर ये ऑटोमेटिकली अलाइन कर लेगी। कौन, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। अरे मैंने क्लास में बताया आपको करंट कैरिंग सॉलिनॉइड क्या होती है, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है। बाहर की तरफ जैसे बार मैग्नेट के आसपास N2S चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वैसा ही सेम केस होता है। यानी ये बिल्कुल सही बात है। और यहां पर जो है ये रीजन भी बिल्कुल सही है। वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्टेट फलाना डिगाना बिहेव्स एज द नॉर्थ पोल और अदर एंड इज बिहेव एज द साउथ पोल, क्योंकि ये बार मैग्नेट की तरह काम करता है पूरा का पूरा। ठीक है ना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस।